प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में हम लोगों का कहां से स्टार्ट होगा चैप्टर? तो प्राग ऐतिहासिक काल से, यानी प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में हम लोगों का प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। और प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन है इसको हम लोग देख लें। ये 3 भाग में बांटा गया है। सुविधा के दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हम लोग देख लें इसका कौन कौन है। पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है। नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल। ये 3 भागों में बट गया है। अब देखिए पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं? पूरा पाषाण काल को हम लोग इंग्लिश में, क्योंकि इसमें इंग्लिश वर्जन की भी जरूरत पड़ जाती है, तो इसको बोलते हैं प्लियो, एक मिनट, प्लियोलिथिक, लिथिक एज, ठीक है। इसको बोलते हैं मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज बोलते हैं। नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज बोलते हैं, नियोलिथिक एज बोलते हैं, ठीक है। अब कब से कब तक कौन सा समय रहा है? जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का समय क्या रहा है? हालांकि भिन्न भिन्न स्रोतों में भिन्न चीजें मिलता है। आपको वो चीजें बताएंगे जो आपको कमीशन मानता है, जो कंपटीशन में सम्मान किया गया है, वो आपका हम डेट लिखवाएंगे। यहां पूरा पाषाण काल को यहां 6 लाख है, 6 लाख ईसा पूर्व से कितना माना गया है? 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है, 10,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। अब यहाँ मध्य पाषाण काल कितना है? तो यहाँ 10,000 ईसा पूर्व से लेकर कब तक है भैया? यहाँ 4,000 ईसा पूर्व तक है। फिर उसके बाद नव पाषाण काल कब से माना गया है? ये 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक है। ये ध्यान रखिएगा। यहां तक आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। पूरा पाषाण काल प्लियोलिथिक एज बोला जाता है, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज बोला जाता है, और नव पाषाण काल को नियोलिथिक एज बोला जाता है। पूरा पाषाण काल का जो समय है वह 6 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व माना गया है। मध्य पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना गया है। नव पाषाण काल का 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व माना गया है। अब देखिए पूरा पाषाण काल को
सुविधा के दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। किसको? पूरा पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को नहीं बांटा गया, न ही नव पाषाण काल को बांटा गया है। बांटा किसको गया है? पूरा पाषाण काल को। तो यहां हम लोग पूरा पाषाण काल को बांट सकते हैं। यहां पूरा पाषाण काल हो गया। इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन है देख लें यहां हम लोग। 3 भाग जो है इसका नाम है निम्न पूरा पाषाण काल है। निम्न पूरा पाषाण काल, यहां हम लोग लिख सकते हैं मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। फिर कैसे बटा है? यहां पर उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? इसको
है किसी और बता रहे कि बैटरी देखो चल जाएगा चल जाएगा। अरे अब सब ही कर सकते हैं, ये सब देखा कर बाबू। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं होमोनिड्स मानव का उदय प्लेस्टोसीन या हिम युग में हुआ था। यह मानव सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? अफ्रीका महाद्वीप में देखा गया था। रामापेथेक्स मानव, यह मानव अफ्रीका महाद्वीप में ही सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप के जंगलों में पाया गया था और यही मानव है जो आधा झुककर चलना प्रारंभ किया था। ठीक है। और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो मानव है, यह मानव सीधा होकर चलना क्या किया था? प्रारंभ किया था। और ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव को क्या कहते हैं? इसे प्रोटो मानव कहते हैं। प्रोटो मानव, या इसे क्या बोलते हैं? इसे आद्य मानव के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटो मानव या आद्य मानव ऑस्ट्रेलोपिथेक्स मानव को कहा जाता है। और इस मानव को, होमो हैबिलिस मानव को, इसे कारीगर मानव, कारीगर मानव के नाम से जाना जाता है। इसी मानव ने पाषाण का औजार, पाषाण का औजार बनाना प्रारंभ किया था। ठीक है। होमो हैबिलिस मानव को कारीगर मानव कहा जाता है। पाषाण का औजार बनाना प्रारंभ किया। पाषाण मीन्स पत्थर का औजार बनाना प्रारंभ किया था। अब आइए होमो इरेक्टस मानव के संदर्भ में। होमो इरेक्टस मानव जो है ये कहाँ पाया गया था? तो यह जर्मनी के नियंडर घाटी में पाया गया था। नियंडर घाटी में पाया गया था। ठीक है। और इसी मानव को क्या कहा जाता है? नियंडरथल मानव कहा जाता है। जर्मनी के नियंडर घाटी में पाए जाने के कारण होमो इरेक्टस मानव को नियंडरथल मानव कहा जाता है। इसी मानव ने क्या किया था? इसी मानव ने देखेंगे तो ये आग का आविष्कार किया था। आग का प्रयोग किया था। और इसी मानव ने दूसरा क्या? हस्त कुठार यानी हैंड एक्स औजार, ये हैंड एक्स औजार क्या किया था? बनाया था। ठीक है भैया। तो ये समझ में आ गया कि होमो इरेक्टस मानव ने ही सर्वप्रथम आग की उपयोगिता को जाना था, आग का प्रयोग किया या आविष्कार किया। किस मानव ने आग का आविष्कार किया है? होमो इरेक्टस मानव ने, जो जर्मनी के नियंडर घाटी में पाया गया था। नियंडरथल मानव भी कहा जाता है। और हैंड एक्स औजार जिसे कुल्हाड़ी कहा जाता है, ये प्रयोग किसने किया था? होमो इरेक्टस मानव। और होमो सेपियंस मानव के संदर्भ में देखा जाए, होमो सेपियंस मानव को ही क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव कहा जाता है। आधुनिक मानव कहा जाता है। आधुनिक मानव। और इसी मानव ने क्या किया था कि गुफा चित्रकारी, क्या किया? गुफा चित्रकारी का काम किया था। किस मानव ने गुफा चित्रकारी किया? होमो सेपियंस मानव ने गुफा चित्रकारी का काम किया था। ध्यान रखिएगा, गुफा चित्रकारी। और इसमें और दूसरा काम देखिएगा तो आप अंत्येष्टि
अंत्येष्टि संस्कार सबसे पहले किस मानव ने किया था? अपने परिवार के लोगों के मरने के बाद अंतिम संस्कार या अंतिम दाह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार होमो सेपियंस मानव ने ही किया था। और ये ध्यान रहे कि यही होमो सेपियंस जो मानव है, ये मानव ने और क्या किया था? हाथी दांत की कारीगरी, हाथी दांत की कारीगरी, ये ध्यान रहे इस बात का। अब आप लोग बेहतर तरीके से चीजों को देख सकते हैं कि मानव के क्रमिक विकास में कैसे कैसे विकास हुआ है। यानी होमोनिड्स मानव है, इसका उदय प्लेस्टोसीन युग या हिम युग में हुआ है। यह अफ्रीका महाद्वीप में सर्वप्रथम पाया गया था। रामापिथिक्स मानव अफ्रीका महाद्वीप में पाया गया है। यह मानव आधा झुककर चलना प्रारंभ किया था। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स मानव, यह मानव सीधा होकर चलना प्रारंभ किया था। इसे प्रोटो मानव या आद्य मानव कहा जाता है। होमो हैबिलिस मानव को कारीगर मानव कहा जाता है। पाषाण का औजार यानी पत्थर का औजार सबसे पहले होमो हैबिलिस मानव ने ही बनाया था। होमो इरेक्टस मानव, यह मानव जर्मनी के नीनर घाटी क्षेत्र में पाया गया है और इसी मानव ने आग का उपयोग और हैंडेक्स औजार बनाया था। और होमो सेपियंस मानव, जिसका उदय 40,000 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आधुनिक मानव है और ये हाथी के दांत का कारीगरी करना शुरू कर दिया था, गुफाओं के अंदर चित्र बनाना शुरू कर दिया था और अपने समूह के कोई व्यक्ति मरता था तो उसका अंत्येष्टि संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे अब उस पर चले आए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। अब याद है कि हम लोग अब इसमें पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल जिसको क्या हम लोग बोलते हैं? प्लियोलिथिक एज बोलते हैं। और ये कितने पार्ट्स में है जो हमने पहले ही बताया था? तो ये कितने पार्ट्स में है बाबू? 3 पार्ट्स में। फिर से हमने पढ़ा दिया भाई, परेशान ना होइए, ठीक है भैया। अभी आवाज नहीं आ रही है? चेक कर लो भैया, आ रही है आवाज ना? ठीक, जावेद अंसारी जी आवाज आ रही है भैया? ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ भैया, शुरू से अविनाश यादव जी, शुरू से ही मैंने समझाया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके भैया। अब ये 3 भाग हमने पहले ही लिखा था कि 3 भाग कौन है, फिर आपको रिमाइंड हम करा देते हैं। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल हो गया। निम्न पूरा पाषाण काल जिसको हमने लोअर प्लियोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल है। इसे हम लोग मिडिल प्लियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल जिसे अपर प्लियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पूरा पाषाण काल के संदर्भ में कुछ बातें जाने, उसके बाद निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, पूरा पाषाण काल का जो मानव है इसके संदर्भ में बात किया जाए तो यह मानव का, ये जो मानव है इसका उद्देश्य क्या है भैया? इस मानव का उद्देश्य है
ये आखेट आखेट इस मानव का उद्देश्य है आखेट एवं खाद्य संग्राहक। आखेट एवं खाद्य संग्राहक का अर्थ ये होता है कि जंगली जानवरों का शिकार करना एवं खाद्य संग्राहक मतलब पेट की पूर्ति करना, उदर की पूर्ति करना, पेट भरना, यही इनका काम था, उद्देश्य। और चीजों को देख लीजिए, ये नग्न अवस्था में रहते थे, कोई समाज नहीं था, कोई समाज नहीं था इनका निवास कहाँ है भैया? इनका गुफाओं के अंदर अस्थाई निवास, कोई अस्थाई निवास नहीं है। यहाँ पर देखेंगे जंगलों से फल फूल कंद मूल प्राप्त करते थे। ये ध्यान रहे कि पूरा पाषाण काल का जो मानव है ये आखेट एवं खाद्य संग्राहक है, ये नग्न अवस्था में रहता है, कोई समाज नहीं है, निवास स्थान गुफाओं के अंदर अस्थायी निवास है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे इसलिए अस्थायी निवास है, लेकिन इनका ज्यादातर गुफाओं के अंदर ही निवास होता था। जंगलों से फल फूल कंद मूल प्राप्त करते थे। और देखा जाए इस समय का जो मानव है वह कच्चा मांस खाता था, कच्चा मांस ग्रहण करता था। ठीक है, यानी यह मानव कैसा है? यह मानव कह सकते हैं कि यह मानव बर्बर एवं असभ्य था। ठीक है भैया, अब ये पूरा पाषाण काल का मैंने परिचय बताया है कि यह मानो नग्न अवस्था में, कोई समाज नहीं है, गुफाओं के अंदर अस्थायी निवास है, जंगलों से फल फूल कंदमूल प्राप्त करते थे, कच्चा मांस ग्रहण करता था मानो, यह मानो बर्बर एवं असभ्य था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अब निम्न पूरा पाषाण काल लिखेंगे। ठीक है, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर प्लियोलिथिक एज। अब इसके संदर्भ में हम लोग अब बातें लिखते चले जाएंगे। देखिए, निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल की जो खोज हुआ था 1863 ईस्वी में भूवैज्ञानिक रॉबर्ट बुश फ्रूट ने कहाँ किया था? मद्रास के पल्वरम नामक स्थान से किया था। तो चलिए इस बात को हम लोग लिखते हैं। 1863 ईस्वी में भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस
फूट ने 1863 ईस्वी में भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरणों की खोज किए थे। इसके अतिरिक्त अतिरंपकम नामक स्थान से भी निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई कि निम्न पूरा पाषाण काल 1863 ईस्वी में भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण की खोज किए थे। इसके अतिरिक्त अतिरंपकम नामक स्थान से भी निम्न पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्थल नंबर 1 लिखेंगे। स्थल नंबर 1 में क्या लिखेंगे? हैंड एक्स संस्कृति। ये संस्कृति कहाँ मिली है? मद्रास में मिली है। ये किस काल की है? तो हैंड एक्स संस्कृति ये निम्न पूरा पाषाण काल की है। याद रहे कि हैंड एक्स संस्कृति किस काल की है? निम्न पूरा पाषाण काल की है। इसके संदर्भ में लिख सकते हैं, यह संस्कृति मद्रास में पाई गई थी। इसे मद्रास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों मद्रास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यह संस्कृति मद्रास में पाई गई है, इसीलिए मद्रास संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। यानी हैंड एक्स संस्कृति जो है ये मद्रास में पाई गई थी। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उपकरण या इसे लिख सकते हैं औजार। ठीक है, तो यहाँ किस प्रकार के औजार मिले हैं इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ औजार का नाम है क्लीवर क्लीवर। इस तरह से क्लीवर हो गया।
स्क्रेपर, स्क्रेपर है, स्क्रेपर हो गया। फिर यहां पर और कौन सा हथियार है? हैंड एक्स है, यानी हस्त कुठार है, हस्त कुठार है। तो हस्त कुठार, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे हैंड एक्स कह सकते हैं, हैंड एक्स। तो ये आपको जो औजार देखने को मिल रहा है, ये औजार, ये जो औजार है, ये किस काल के औजार हैं? तो ये आपको निम्न पूरा पाषाण काल के औजार हैं। इसका नाम क्लीवर है, स्क्रेपर है और हस्त कुठार है। अब आपको ये जानना होगा कि ये जो औजार है, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए इनके औजारों का प्रयोग भी मैं बता देता हूं। यहां तक क्लियर है भैया? किसी को कोई? सही है सर, ओके भाई। अजय यादव जी बोल रहे हैं कि सही है, अच्छी बात है भैया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। कोई समस्या दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका संतुष्टि ही सबसे बड़ी हमारी सेवा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये औजार के प्रयोग थोड़ा सा देख ले तो बेहतर रहेगा। अब यहां क्लीवर है, ये क्लीवर है, इसका जो उपयोग देख लिया जाए, वृक्षों वृक्षों को काटने, वृक्षों को काटने एवं जानवरों को मारने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो अब तो समझ गए होंगे कि क्लीवर क्या करता है? वृक्षों को काटने एवं जानवरों के मारने में प्रयोग किया जाता है। और कौन सा औजार देखे थे भैया इसमें? तो हम लोग देखे थे स्क्रेपर, स्क्रेपर औजार देखे थे। इस स्क्रेपर औजार को भी देखें। वृक्षों के छाल, वृक्षों के छाल एवं जानवरों के खाल, या इसको लिख सकते हैं चमड़ी, उतारने में प्रयोग किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। अब इस औजार के बारे में भी आप कंफर्म हो गए कि इसका क्या काम है। एक औजार मद्रास संस्कृति से मिला था जिसका नाम है हस्त कुठार, हस्त कुठार। अब हस्त कुठार का प्रयोग हम लोग देख लें, इसका प्रयोग कैसे होता है। हाथ से पकड़कर जानवरों के ऊपर घातक प्रहार किया जाता था, ठीक। तो आपने ये सारे औजार जो पाए गए हैं, इसका आपने उपयोग जाना, ठीक है। ये हो गया क्लीवर, ये हो गया स्क्रेपर, ये हो गया हैंड एक्स हो गया। चलिए यहां तक हम लोग जान गए। अब स्थल निम्न पूरा पाषाण का स्थल नंबर 2 पढ़ेंगे। स्थल नंबर 1 हैंड एक्स संस्कृति था। अब स्थल लिखेंगे, स्थल नंबर 2,
स्थल नंबर 2, इसे किस नाम से जाना जाता है स्थल नंबर 2 को? चापर, चापर, चापिंग, पेम्बुल संस्कृति, पेम्बुल संस्कृति, संस्कृति। और ये संस्कृति कहाँ पाई गई है? तो ये पाकिस्तान में, वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान क्षेत्र में पाई गई है। इसके संदर्भ में हम लोग बातें लिख सकते हैं, यह संस्कृति, यह संस्कृति सोहन, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी के किनारे, किनारे पाई गई थी, पाई गई थी। इसलिए, इसलिए इस संस्कृति को, यानी कल्चर को, संस्कृति को सोहन संस्कृति, सोहन संस्कृति, संस्कृति के नाम से, नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, यहां क्लियर हो गया ना? स्थल नंबर 2 को चापर, चापिंग, पेम्बुल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यह संस्कृति सोहन नदी घाटी के किनारे पाई गई थी, यानी इसीलिए इस संस्कृति को सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सोहन क्या है? नदी है। इसी नदी घाटी के किनारे यह संस्कृति पाई गई है। यह संस्कृति किस काल की है? निम्न पूरा पाषाण काल की है। 2 संस्कृति आपने देखा भैया, एक हैंडेक्स संस्कृति देखा, बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि थोड़ा डिफिकल्ट जो चीजें हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला क्या है? हैंडेक्स संस्कृति है। दूसरा चापर, चापिंग, पेम्बुल संस्कृति। यहां भी जो औजार पाए गए हैं इसका क्या नाम है? यहां हम लोग लिख लें, यहां जो औजार हैं, औजार या उपकरण कह सकते हैं, उपकरण कह सकते हैं, या हथियार भी बोल सकते हैं। तो इसका अगर नाम देखा जाए तो एक का नाम है चापर, नाम है, ये औजार का नाम है। एक का नाम है चापिंग, नाम है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चापर, ये चापर हो गया, ये चापिंग औजार हो गया। ठीक, अब देखिए चापर का प्रयोग कैसे किया जाता था, चापिंग का कैसे प्रयोग किया जाता था। तो देख लीजिए, चापर का प्रयोग क्लीवर जैसा, चापिंग का प्रयोग स्क्रैपर जैसा। एक लाइन लिख दें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां क्लीवर जैसा उपयोग, उपयोग, क्लीवर जैसा उपयोग का मतलब चापर कैसे काम करता है? क्लीवर जैसा। क्लीवर क्या करता है? वृक्षों को काटने एवं जानवरों के मारने में प्रयोग किया जाता है। यही काम चापर करता है, यानी क्लीवर जैसा उपयोग करता है। चापिंग क्या है भैया? स्क्रैपर जैसा प्रयोग। कैसे? स्क्रैपर, स्क्रैपर क्या करता है? वृक्षों के छाल एवं जानवरों के खाल या चमड़ी उतारने में प्रयोग किया जाता है। वही काम चापिंग करता है। तो अब आप देख लेंगे, ये पेम्बुल मन में आता होगा कि पेम्बुल क्या है? यह पेम्बुल जो है, ये जो नदियां तेज धारा के साथ बहती हैं और अपने तेज धारा के वजह से पत्थर
जो रगड़ रगड़ कर पानियों के धारा से गोल मटोल हो जाते हैं उसे पेम्बुल कहा जाता है। रगड़ रगड़ के गोल मटोल हो जाते हैं वो पेम्बुल कहा जाता है। तो ऐसे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया है। कहाँ? सोहन घाटी क्षेत्रों में। इसीलिए इसका नाम चापर चापिंग पेम्बुल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको ये बताएं कि इस काल के जो औजार पाए गए हैं, क्लीवर, स्क्रेपर, हस्त कुठार, चापर चापिंग, ये किस पत्थर के बने हुए थे? ये पत्थर का किस्म कौन सा है? तो ये आपको पत्थर का जो किस्म है इसका नाम है क्वार्टजाइट पत्थर। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं बाबू, यहां पर इसके नीचे ही हम लोग नोट बनाकर लिख सकते हैं। नोट। निम्न पूरा पाषाण काल के औजार क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न पूरा पाषाण काल के औजार किस पत्थर से बने हुए थे, तो कौन सा पत्थर है या कौन सा पाषाण है? क्वार्टजाइट। याद रहे, क्वार्टजाइट पत्थर से बना हुआ था। अब हम लोग क्या शुरू करेंगे आगे के देखा जाए तो ये हम लोगों का अभी निम्न पूरा पाषाण काल शुरू हुआ था। अब हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल शुरू करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भैया? अपना कमेंट बताइए, कोई दिक्कत हो तो आगे भी समझाएंगे, नहीं तो इससे आगे बढ़ेंगे। जो भी दिक्कत समस्या होगी आप जरूर मैसेज के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपके मैसेज को देख रहा हूं। ठीक है, हमें लगता है कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल को हम लोग क्या कहते हैं? मिडिल प्लियोलिथिक एज बोलते हैं। ये ध्यान रहे, मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल को और कुछ नामों से जानते हैं। यहां देखा जाए, इसे फलक संस्कृति, इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें फलक वाले औजार अधिक मात्रा में पाए गए थे। यानी पत्थर का एक भाग तोड़ देंगे तो वह का नोकीला हो जाएगा, उसे कहा जाता है फलक। अब यहां पर देखेंगे औजार। इस काल के औजार का क्या नाम है? इस काल के औजार का नाम आप देख सकते हैं,
इस काल के औजार, एक तो इसका नाम फलक है, बेदनी है, खुरेचनी है, फलक, बेदनी, खुरेचनी, छेदनी, ये सब क्या है? औजार हैं। फिर उसके बाद अगर आप स्थल की बात किया जाए कि ये सब स्थल कहाँ से है भैया, स्थल कहाँ से मिला है, तो स्थल में देखा जाए तो यहाँ आपको स्थल की बात किया जाए तो ये है नेवास है और चिरकी है। नेवास और चिरकी से ये क्या पाया गया है? मध्यपूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए थे। ये दोनों है कहाँ? तो ये दोनों आपको पड़ेगा महाराष्ट्र में पड़ेगा। कहाँ भैया पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। और मध्यपूरा पाषाण काल के जो औजार हैं वह किसके बने हुए औजार हैं? तो ये अब क्वार्टजाइट पत्थर के नहीं बने हैं, ये आपको जैस्पर के बने हैं, फ्लिंट के बने हैं ये औजार। ठीक है, तो जिससे बने हैं उसको हम लोग लिख दें। मध्य पाषाण काल के औजार फ्लिंट, जैस्पर एवं चर्ट पाषाण से निर्मित थे। ये ध्यान रहे कि मध्यपूरा पाषाण काल होगा। थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को लिख दें। मध्यपूरा पाषाण काल के औजार फ्लिंट, जैस्पर एवं चंट, पाषाण मतलब पत्थर से निर्मित थे। अब हमें लगता है कि ये भी आप बात क्लियर समझ गए होंगे कि मध्यपूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल में सबसे ज्यादा फलक वाले औजार अधिक संख्या में पाए गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पत्थर का है एक भाग तोड़ देंगे तो फलक निकल जाएगा। ठीक, तो ऐसे औजार सबसे ज्यादा पाए गए हैं, प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं, इसीलिए इसे फलक संस्कृति के भी नाम से जाना जाता है। फलक, बेदनी, छेदनी, खुरेचनी ये सब औजार हैं और ये मिले कहाँ हैं? नेवास और चिरकी से मिले हैं जो महाराष्ट्र में हैं। और मध्यपूरा पाषाण काल के जो औजार हैं वह फ्लिंट, जैस्पर एवं चंट पाषाण से निर्मित थे। अब इसका प्रागैतिहासिक काल का दूसरा भाग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।